हेलो स्टूडेंट, अपने 11th क्लास का रसायन विज्ञान के अंदर आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे थे और आवर्त सारणी के अध्ययन के अंदर अपने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में जो आवर्तता है इसके ऊपर अपने अध्ययन किया जा रहा था कि एक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में किस तरह से वो समानता या विभिन्नता रखते हैं जो तत्व उनके अपने आवर्त एक ही आवर्त के तत्वों के अंदर या एक ही वर्ग के तत्वों के अंदर अपने उनको देखा जाता है। और उसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या था हमारा? आयनन एंथैल्पी पर बेस्ड था। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या होती है इसकी अपने परिभाषा देख ली थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज अपने उसी को आगे लेकर चलते हैं और अपने देखते हैं कि इस आयनन एंथैल्पी या जो आयनन ऊर्जा है सामान्य रूप से अपने कहा था कि किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा कहा जाता है। और आयनन ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? ऊष्माशोषी प्रकार की होती है। तो ये सारी बातें अपने देखी। अब कहें अगर अपने यहाँ पर बात करें कि अगर अपने एक आवर्त में अगर अपने बाएं से दाईं तरफ अगर जाते हैं, एक आवर्त में अपने बाएं से दाईं तरफ अगर जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक होता है वो है नाभिकीय आवेश और दूसरा जो कारक होता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। ठीक है, दो कारक हो गए जो आयनन एंथैल्पी के मान को प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वो है हमारा नाभिकीय आवेश और दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। ठीक है, तो दो कारक आयनन एंथैल्पी के मान को प्रभावित करते हैं। नाभिकीय आवेश से जो मेरा अर्थ है वो होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, भी इसको कह सकते हैं नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। ठीक है, तो ये भी अपने इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि नाभिकीय आवेश से क्या अर्थ है। तो दो कारक हैं जो आयनन एंथैल्पी के मान को प्रभावित करते हैं। इसमें से अपने यहाँ पर बात करें कि जो एक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ मूव करें तो एक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर अपने पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने बात कर चुके हैं कि बाएं से दाएं जाने तरफ नाभिकीय आवेश बढ़ता है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और परमाणु क्रमांक अगर बढ़ता है तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है। तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने से, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से इसका जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है। और यदि नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो क्या होगा कि ये हमारा जो नाभिक हो गया और ये संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है, कोई सा भी संयोजी कोश हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का अपने का नाभिक के प्रति आकर्षण, क्योंकि नाभिकीय आवेश बताया नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है वो आकर्षण बढ़ रहा है। अब आकर्षण बढ़ गया इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर निकालना है, तभी तो ये धनायन बनेगा ना। तो आकर्षण बढ़ा हुआ है इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात, नाभिकीय आवेश बढ़ने से या आप कह सकते हो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, संयोजी कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर एक आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण से आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ा, नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या हुआ? परमाणु आकार छोटा हो गया और परमाणु आकार जितना छोटा होगा उसके आयनन एंथैल्पी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो आप किसी भी रूप से यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो आपने कहा कि एक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर नाभिकीय
आवेश बढ़ता है जिससे परमाणुीय आकार में कमी आती है, वह आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे अपने कह सकते हैं कि परमाणुीय आकार में कमी आती है, वह आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आयनन एंथैल्पी होगी एक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर, सबसे जो दाएं तरफ अपनी आवर्त सारणी में क्या स्थित है, उत्कृष्ट गैस स्थित है। तो इसका उत्कृष्ट गैसों की जो आयनन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, धनात्मक प्रवृत्ति की हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा धनात्मक प्रवृत्ति की अगर आयनन एंथैल्पी अगर ऐसे पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा धनात्मक एंथैल्पी किसकी होती है, उत्कृष्ट गैसों की जो आयनन एंथैल्पी है, वो उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी आईपी सबसे ज़्यादा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, समझ में आई बात अपने को। ठीक है, अब बात करेंगे अपने किस में, एक वर्ग में। तो वर्ग में आयनन एंथैल्पी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने कहें कि एक वर्ग में जैसे जैसे अपने नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो परमाणुीय आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, परमाणुीय आकार बढ़ेगा क्योंकि ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है, तो ऊर्जा स्तर बढ़ेगा तो परमाणुीय आकार बढ़ेगा, और परमाणुीय आकार जब बढ़ेगा तो उसकी जो आयनन एंथैल्पी है वो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। तो अपने कह सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि अपने कहते हैं ऊर्जा स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है जिससे आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। ठीक है, तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है, अर्थात ऊर्जा स्तर क्या होता है, बढ़ता है, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्ग में और आवर्त में आयनन एंथैल्पी के मान पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका मतलब हमारे पास आवर्त में जो सबसे नीचे का जो तत्व है उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो अपने पूरी आवर्त सारणी में अगर अपने बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आयनन एंथैल्पी है आईपी सबसे ज़्यादा जो होगी, ठीक है, वो तो अपने बताई उत्कृष्ट गैसों की। ठीक है, और आईपी जो सबसे कम, तो अपने कहते हैं वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर आईपी आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है, कमी आती है। तो इसका मतलब जो सीजियम या फ्रेंशियम, अब सीजियम या फ्रेंशियम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो अगर फ्रेंशियम ना दिया हो, उसकी जगह सीजियम दिया हो, तो अपने सीजियम की आईपी सबसे कम होगी, अर्थात सीजियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है पूरी आवर्त सारणी में। अगर फ्रेंशियम दिया हुआ है तो अपने फ्रेंशियम लिख देंगे, लेकिन ज़्यादातर अपने को फ्रेंशियम नहीं दिया जाता है क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो सबसे कम जो आईपी होती है वो किसकी होती है, सीजियम की होती है। सीजियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो अपने के एग्जाम में आ जाए सबसे कम आईपी किसकी है, तो सबसे कम आईपी सीजियम की है, और सबसे ज़्यादा जो आईपी होती है वो किसकी होती है, नोबल गैसेस की। और नोबल गैसेस में सबसे छोटा जो आकार है वो कौन सी गैस का है, हीलियम गैस का है। तो अपने यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आईपी होती है वो किसकी होती है, अपने यहाँ पर हीलियम की भी बात कर सकते हैं। तो हीलियम का अगर नाम दिया हो तो अपने हीलियम की आईपी मान सबसे ज़्यादा
बताते हैं। ठीक है, अब किन्हीं भी दो तत्वों की अगर तुलना करता है तो अपने तुलना कैसे करेंगे। ठीक है, इस तुलना की बात करें अपने, तो पहली तुलना वो कहता है कि सोडियम और पोटेशियम में से Ip ज़्यादा किसकी है। तो सोडियम और पोटेशियम एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो अपने कहते हैं वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिससे Ip के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम में से पोटेशियम का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका आकार बड़ा है, इसका मतलब इसकी Ip क्या होगी, कम होगी, तो सोडियम की Ip क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से करें कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो सोडियम और अगर मैग्नीशियम की अगर तुलना करता है तो सोडियम और मैग्नीशियम में से Ip का मान ज़्यादा किसका होगा। तो अपने कहते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है, कमी आती है, या नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण से Ip क्या होती है, बढ़ती है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में से Ip ज़्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किन्हीं भी दो तत्वों की अगर अपने से तुलना पूछे, एक वर्ग में पूछ सकता है या अपने से किस में पूछा जा सकता है, आवर्त के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक अपवाद आते हैं, उन अपवादों की बात करते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, और केमिस्ट्री में अपवाद मेन रहते हैं। तो अपवाद क्या है इसका, हमने कहा कि बेरिलियम और बोरोन में से Ip ज़्यादा किसकी है, बेरिलियम और बोरोन में से Ip ज़्यादा किसकी है, क्योंकि बेरिलियम और बोरोन एक ही आवर्त से संबंध रख रहे हैं और एक ही आवर्त में अपने कहते हैं बाएं से दाएं तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे Ip का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब बेरिलियम और बोरोन में से Ip ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, तो अपने कहा जो Ip है वो Ip किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बोरोन की Ip ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बोरोन की Ip ज़्यादा नहीं होती है। किसकी ज़्यादा होती है, बेरिलियम की Ip क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी Ip क्या है, ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का अपने दो कारण बताए थे। देखो, पहला कारण अपने बताया था नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अर्थात नाभिकीय आवेश। दूसरा आपने कहा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण, तो वो कारक अपने लगाए। यहाँ पर अपने बात करें कि बेरिलियम Be, तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या है, 1s2 2s2 है, जबकि बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो अपने देख सकते हैं कि जो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसके अंदर देखें कि ये जो विन्यास है 2s2 s पूरा है, ठीक है, तो अपने पास क्या है, पूर्ण पूरित उपकोष है। S में अधिकतम 2 आ सकते हैं और 2 इसके अंदर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, अपूर्ण है। तो जहाँ पर कोई उपकोष या कोष पूर्ण होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, हमेशा ज़्यादा चाहिए। तो बेरिलियम में इस तरह से है दोनों इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर क्या है, P में 3 हो सकते हैं और P में जब 3 हो सकते हैं तो सिर्फ एक ही मौजूद है। तो अपने कहते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसा है, अयुग्मित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आसानी से निष्कासित किया जा सकता है, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन को आसानी से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने के कारण से या पूर्ण पूरित उपकोष होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो अपने को ज़्यादा चाहिए। तो अपवाद हो गया कि बेरिलियम और बोरोन में से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, Ip बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बेरिलियम में पूर्ण पूरित उपकोष होने की वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, अर्थात बेरिलियम की जो Ip का मान है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह का एक अपवाद और देखें अपने, यहाँ पर अपने पास अपवाद आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो कहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से Ip ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, वो कहता है ऑक्सीजन की Ip ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की, तो कहते हैं ऑक्सीजन दाईं तरफ स्थित है नाइट्रोजन के, और जो दाईं तरफ होता है एक ही आवर्त में उसकी Ip का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3 है, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p4 विन्यास है। तो इसमें विन्यास देखो कैसा मिल रहा है अपने को, p4 विन्यास देखने को मिल रहा है, और नाइट्रोजन में क्या देखने को मिल रहा है अपने को, p3 विन्यास देखने को मिल रहा है। तो p3 विन्यास कैसा है, अपने पास p3 विन्यास क्या है, p में अधिकतम 6 आ सकते हैं, तो ये एक अर्धपूरित विन्यास है। और यहाँ पर देखें
ये विन्यास है। तो यहाँ पर देखें ये विन्यास कैसा हो गया, सममित विन्यास हो गया, और ये कैसा है, असममित विन्यास है। ठीक है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और यहाँ पर कैसे अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो सममित विन्यास के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इस वजह से नाइट्रोजन की जो आईपी है वो नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। होनी किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा किसकी हो जाती है, नाइट्रोजन की हो जाती है। इसका कारण जो अर्धपूरित विन्यास अपने कारण बता सकते हैं इसका, या सममित विन्यास बता सकते हैं, जिसके कारण से नाइट्रोजन की जो आईपी का मान है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के लिए अपवाद स्वरूप आ गया अपने पास क्वेश्चन। इसी तरह से अब यहाँ पर कुछ और अपवाद करते हैं। ये कहता है अपने को कि जो संक्रमण तत्व हैं उन संक्रमण तत्वों की जो आईपी है वो लगभग क्या होती है, समान होती है। संक्रमण तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है वो लगभग समान होती है। मतलब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ अगर जाते हो तो स्कैंडियम से जिंक की तरफ सभी तत्वों की जो आईपी है वो लगभग समान है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो आईपी है वो किस पर निर्भर करती है, परमाणुवीय आकार पर निर्भर करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संक्रमण तत्वों के जो परमाणुवीय आकार है वो लगभग समान है। तो परमाणुवीय आकार जब लगभग समान हो जाएंगे तो इसका मतलब उनकी जो आयनन एंथैल्पी है वो आयनन एंथैल्पी भी क्या होती है, उनकी लगभग समान ही होती है। अब इनके परमाणुवीय आकार समान क्यों है, इसके पीछे का जो कारण है वो कारण अपने पहले एक प्रभाव देखा था। वो प्रभाव था हमारे पास परिरक्षण प्रभाव। कौन से प्रभाव की बात करते हैं अपने, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव जो संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्वों के ऊपर ही लागू होता है, अन्य ग्रीन तत्वों पर यह लागू नहीं करवाया जाता है। तो ये सिर्फ डी ब्लॉक तत्वों के लिए होता है अपने पास। होता क्या है जो अपने पास ये परिरक्षण प्रभाव, अपने अगर सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाए डी ब्लॉक तत्वों का तो अपने कहते हैं पहले यहाँ पर उत्कृष्ट गैस लिखते हैं। उत्कृष्ट गैस के बाद में अपने यहाँ लिखा जाता है NH2 और N-1D 1 से लेकर 10, और यहाँ पर करते हैं NS1 या 2, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संक्रमण तत्व या जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले NS में भरे जाते हैं और उसके बाद N-N में भरे जाते हैं। N-N का मतलब क्या हो गया, आप ये कह सकते हो कि डी ब्लॉक तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है वो उपांत्य कोश में भरे जाते हैं। कौन से कोश में भरे जाते हैं, उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है कि डी ब्लॉक तत्व है उनमें इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में भरे जाते हैं, उपांत्य कोश में, और एफ ब्लॉक तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो पूर्व उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी अपने बात को कहा जा सकता है। तो उपांत्य कोश में भरने से क्या होगा, जैसे ये नाभिक हो गया और ये 2 कोश ही मैं ले रहा हूँ। जैसे ये तो अपने ले लिया N-1D ले लिया और ये ले लिया आपने NS। तो NS के अंदर 2 होने के बाद में अब इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ेंगे। ठीक है, स्कैंडियम में 1, वेनेडियम में 2, फिर टाइटेनियम में 3, क्रोमियम, इस तरह से आगे डी में बढ़ते जाते हैं। तो नाभिकीय त्रिज्या या जो परमाणुवीय त्रिज्या है वो क्या होती है, परमाणुवीय त्रिज्या वो होती है नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। इसे क्या कहा जाता है, परमाणुवीय त्रिज्या कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब NS2 में इलेक्ट्रॉन भर गए तो ये परमाणुवीय त्रिज्या होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा कि अब डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन NS में भरने के बाद में किस में भरेंगे, N-1 में भरेंगे। इस उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, मतलब ये नाभिक के चारों तरफ क्या बनाते जाएंगे, एक आवरण बनाते जाएंगे, इसीलिए इसको परिरक्षण, पर्यावरण, ठीक है, इसके चारों तरफ का एक आवरण। तो जैसे ये एक आवरण बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस NS के इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हमेशा प्रतिकर्षित ही करता है। तो N-1D के इलेक्ट्रॉन NS के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण से जो परमाणुवीय आकार है वो परमाणुवीय आकार थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों के अंदर परिरक्षण प्रभाव के कारण से परमाणुवीय आकार में क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। होता क्या है, समझ में आ गया आपको कि N-1D के जो इलेक्ट्रॉन है NS के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव
कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन उल्टे भरे जाएंगे, पहले ns में और फिर n-1 में भरे जाएंगे। तो जैसे जैसे d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे परिरक्षण प्रभाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा परमाणुवीय आकार उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो डी ब्लॉक तत्वों में क्या होगा, यह परिरक्षण प्रभाव आपको समझ में आ गया। तो प्रारंभ में जब डी में इलेक्ट्रॉन कम है तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या होगा, कम, क्योंकि अपने कह रहे हैं डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। तो प्रारंभ में अपने कह सकते हैं कि जो नाभिकीय आवेश है, दो चीजें होगी यहाँ पर उत्तरदायी कारक, देखो एक तो हो गया नाभिकीय आवेश और दूसरा उत्तरदायी कारक हो गया यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव। दो उत्तरदायी कारकों की अपने बात करेंगे यहाँ पर, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। तो नाभिकीय आवेश तो परमाणुवीय आकार को छोटा करता है, नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो परमाणुवीय आकार क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो परमाणुवीय आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रारंभ के तत्वों में परिरक्षण प्रभाव कम है लेकिन नाभिकीय आवेश ज्यादा है। तो नाभिकीय आवेश जब ज्यादा हुआ तो इसका मतलब परमाणुवीय आकार क्या होगा, कम होगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव अभी कम है। धीरे धीरे क्या होता गया कि नाभिकीय आवेश के साथ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। तो नाभिकीय आवेश के साथ जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से क्या होता है, परमाणुवीय आकार में क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। तो नाभिकीय आवेश जितना परमाणुवीय आकार को छोटा करेगा, परिरक्षण प्रभाव परमाणुवीय आकार को उतना ही क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसका मतलब एक चीज परमाणुवीय आकार को बढ़ा रही है और दूसरी चीज परमाणुवीय आकार को क्या कर रही है, कम कर रही है, जिसके कारण से दोनों एक दूसरे से विपरीत लग रहे हैं, जिसके कारण से परमाणुवीय आकार लगभग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो इसके कारण से इन दो के कारण से प्रारंभ में नाभिकीय आवेश ज्यादा, परिरक्षण प्रभाव कम, और अंत में नाभिकीय आवेश की तुलना में परिरक्षण प्रभाव बढ़, ये नहीं कहेंगे नाभिकीय आवेश कम हो गया, नाभिकीय आवेश की तुलना में परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, और परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने के कारण से परमाणुवीय आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे पर लागू हो रहे हैं, जिसके कारण से परमाणुवीय आकार लगभग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और जब परमाणुवीय आकार लगभग समान होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि उसका जो आयनन एंथैल्पी है वो आयनन एंथैल्पी भी लगभग क्या होती है, समान होती है। तो अगर अपने के क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी के मान है वो लगभग समान होते हैं, क्यों, तो इसका उत्तर अपने को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह का एक टॉपिक और लेते हैं, इसी के ऊपर आधारित परिरक्षण प्रभाव क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब कहता है कि जो सोडियम, आपने सोडियम का विन्यास क्या था, 281 विन्यास था, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से NH+1 में बदल गया, अर्थात विन्यास हो गया 2,8। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसलिए इसको बोलते हैं IP1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या हो गया, IP2, और ये बदल गया Na+2 में, यहाँ पर विन्यास हो गया 2,7। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का विन्यास था 2,8,2, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाला IP1 तो ये बदल गया Mg+1 में, अर्थात 2,8,1, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकाल दो तो ये बन जाता है IP2 में, अर्थात Mg+2 में विन्यास हो जाता है 2,8। तो ये देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न है कि सोडियम की प्रथम IP से मैग्नीशियम की प्रथम IP ज्यादा है। ठीक है, प्रथम IP ज्यादा किसकी है, तो कहते हैं कि प्रथम IP किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की ज्यादा है। और दूसरी बात, अगर IP2 की बात करता है तो IP2 सोडियम की ज्यादा है। ठीक है, कि प्रथम इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में निकाला जा सकता है, सोडियम में से निकाला जा सकता है, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में निकाला जा सकता है, मैग्नीशियम में से निकाला जा सकता है। इसको समझें, देखिए यहां पर क्या हुआ कि सोडियम में प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब एक, तो एक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालकर 2,8 उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जबकि मैग्नीशियम में 2,8,2, S क्या हो गया, S क्या हो रहा है अपने पास यहाँ पर, पूर्ण पूरित हो रहा है, और आपने कहा था पूर्ण पूरित S में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा आयन आसानी से बनेगा, Na+ और Mg+1 में से, अपने कहा Na+1 आयन आसानी से
बन जाता है। हाँ, अगर अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो अब ये देखो, ये 2 8 हो गया और ये 2 8 1। अब ये विन्यास कैसा हो गया? पूर्ण पूरित विन्यास हो गया। तो अपने कहते हैं पूर्ण पूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। जबकि यहाँ पर पूर्ण पूरित विन्यास को प्राप्त करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका पूर्ण पूरित विन्यास हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो पूर्ण पूरित विन्यास करना चाहता है और यहाँ पर हो चुका है। तो जिसका हो चुका है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और इसके लिए ऊर्जा क्या चाहिए? कम चाहिए। तो द्वितीय आईपी किसकी ज़्यादा होगी? सोडियम आयन के लिए ज़्यादा होगी। इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें निकल जाएगा? इसमें से निकल जाएगा। तो अपने ये कहा है प्रथम आईपी किसकी है? मैग्नीशियम की ज़्यादा है। और द्वितीय आईपी किसकी ज़्यादा हो जाती है? सोडियम की द्वितीय आईपी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये आईपी के मानों के ऊपर अपने जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आयनन एंथैल्पी को अपने लगभग पूर्ण कर लिया। कुछ एक आयनन एंथैल्पियों पर अपवाद और भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको कहीं पर अगर अपने क्वेश्चन कोई अगर मिलता है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात की जाएगी। थैंक यू।